हाँ जी, तो हम एक पेपर सोल्व कर रहे थे और वो फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ क्वेश्चंस पे जाके। मैंने 31 तक आपको करा दिया था, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह जाते हैं 2 क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं करा देती हूँ आपको अभी। तो इसमें और वाला पार्ट देखिए, क्योंकि ये वाला हो चुका है आपका फर्स्ट पार्ट में, आप उसको देख लेना। तो हिंसबर्ग रिएजेंट पूछा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गैसियस फेज में आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। देखो फेज बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका आते आते गलत हो जाएगा। अगर गैसियस फेज दिया हुआ है तो प्लस आई इफेक्ट जाएगा, और एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी होगी। इट मीन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके अगर आपको एक्वस फेज दिया हुआ है तो एक्वस फेज में फिर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, तो जहाँ पे आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, ये वाला ऑर्डर आपके पास आ जाता है। आगे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। देखो जो एनिलीन होता है ना आपका, ये आपका एनिलीन है, ये एनिलीन है, ओके। और यहाँ जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है, तो लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है इसके पास डोनेशन के लिए, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। जबकि मिथाइल अमाइन में लोन पेयर अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर। डन। आगे एनिलीन रेडियली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो रीज़न देना है इसका। रीज़न आप यही देंगे कि जो एनिलीन है वो एक एक्टिवेटेड कंपाउंड है। यहाँ पे जो ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है ये लोन पेयर रिंग की तरफ जाता है और रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज जल्दी आ रहा है आपकी रिंग के ऊपर, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो और जल्दी अटैक करेंगे, ये रीज़न होता है। प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइन, क्योंकि देखो प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन से अवेलेबल है, और जो हाइड्रोजन किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। जबकि जो आपका टर्शरी अमाइन है वहाँ नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से दिया हुआ है। वाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए जो आपका डी सब शेल है उसमें 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर डी फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो उसको ट्रांजिशन नहीं कहते। तो आपका जो जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये जो CN112 पे जो एलिमेंट है ये वाला, इन सब में डी फुल्ली फिल्ड होता है, तो ये नॉन ट्रांजिशन कहलाते हैं। व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब आप एफ ब्लॉक पढ़ते हो तो आप ये वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि एफ सीरीज़ के अंदर जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट में है लेंथेनम और राइट में है ल्यूटेशियम, तो जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है। इसी चीज़ को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये डिक्रीज होता क्यों है, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल है, एफ सब शेल जो है उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। वाइज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ द जिंक। तो क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और जिंक की ज़्यादा है। तो जो क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम में आपके पास क्या रहता है, देखो क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24 और जो जिंक है आपका वो है एटॉमिक नंबर 30। हालांकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s1 होती है, और जो आपका जिंक है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होती है। तो अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए कम एनर्जी लगाने से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दैट्स वाई एंथैल्पी कम है। आगे वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट आर गुड कैटलिस्ट। ये गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, मतलब हाई चार्ज ज़्यादा होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और एक लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया। तो ये रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड, गिव रीजन। ये कंपाउंड जनरली कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि आपने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, या वही कलर्ड कंपाउंड होते हैं।
आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, निकालो भाई। देखो मैंगनीज KMnO4 में मैंगनीज पे चार्ज है +7 और K2MnO4 में मैंगनीज पे चार्ज है कितना, +6। तो +7 क्योंकि एटॉमिक नंबर 25 है मैंगनीज का, 7 का लॉस अगर आप कराते हो तो 18 आ जाएगा, नोबल गैस बन गई। और यहाँ पे क्या आएगा, 25 में से 7 का लॉस कराओगे तो 19 आ गया, मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है K2MnO4 के। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। ये आपके पास डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट आयन है H पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन। तो एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोमियम +3 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर, ये एक सॉल्यूशन है ओके, और यहाँ पे आपने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा, सॉरी एक सेकंड रुकिए आप, यहाँ पे आपने ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, बीच में एक सॉल्यूशन आपने इधर रखा हुआ है, एक सॉल्यूशन आपने इधर रखा हुआ है। ठीक है, तो ओस्मोसिस में होता क्या है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाती है। तो लेकिन अगर आप क्या करते हैं, ये आपका हाई कंसंट्रेटेड रीजन है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, पिस्टन की हेल्प से प्रेशर एग्जर्ट कर देते हैं, और वो जो प्रेशर आपने एग्जर्ट किया है, एग्जर्टेड जो प्रेशर है, अगर वो ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा आपने अप्लाई कर दिया तो ओस्मोसिस रुक जाती है। ओस्मोसिस ना ही रुक जाती है बल्कि रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो तब इसको रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर आप सॉल्यूशन पे प्रेशर एग्जर्ट कर देते हैं और वो प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो ओस्मोसिस कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। NCERT से डेफिनेशन प्रॉपर वर्ड्स में ले लेना। वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी जो है, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा। हेनरी लो पढ़ा हुआ है ना आपने, हेनरी लो क्या कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के। ठीक है, यही है। दूसरी बात, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब आप गैस को वाटर में डिसोल्व करते हो तो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। और टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सोथर्मिक के ऊपर क्या पड़ता है, ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। तो बेसिकली आप ज़्यादा मत करें, आप ये बताएं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगी। सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपको वेट दे दिया है सॉल्यूट का 2 ग्राम, मोलर वेट भी दे रखा है सॉल्यूट का जो कि 180 ग्राम पर मोल है। 100 ग्राम वाटर मतलब WA सोलवेंट आपको 100 ग्राम दे दिया, और क्योंकि वाटर है तो इसका आपको एम में मोलर वेट भी पता है जो कि 18 होता है वाटर का। ठीक है, ये सब चीज़ें मिल गई। इफ़ दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का प्रेशर दे रखा है P0 दे रखा है आपको 32.8 mm ऑफ मरकरी। व्हाट वुड बी दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो PS आपको निकालना है। रिलेटिव लॉवरिंग से क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS ओवर P0, और ये किसके बराबर, XB के बराबर ये होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट वेदर दी वेंटो फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन 1 फॉर इथेनोइक एसिड डिसोल्ड इन बेंजीन। अब ये ध्यान से देखना भाई, जो ये इथेनोइक एसिड है या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इसको वाटर में डाल देते हो, वाटर सोलवेंट में डाल देते हो, डिसोसिएशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको बेंजीन में डिसोल्व करते हो, बेंजीन में डालते हो, तो एसोसिएशन होगी। समझ आ गई बात। अब डिसोसिएशन के केस में जो वेंटो फैक्टर है ग्रेटर देन 1 होता है, और एसोसिएशन के केस में वेंटो फैक्टर लेस देन 1 होता है। डन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि आपका एनहेक्सेन, एनहेप्टेन का मिक्सचर इसका एग्जाम्पल है। कैलकुलेट मास ऑफ CaCl2, आपको CaCl2 का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास मतलब वेट ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास इसका दिया हुआ है आपको, टू बी डिसोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, आपको WA दिया गया है 500 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2K, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF आपको दिया हुआ है 2K। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, निकाल दो। डेल्टा TF किसके बराबर होगा, देखो भाई आयोटा जरूर लगाना है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय KF इंटू में मोलेलिटी। अब अगर ग्लूकोज यूरिया वगैरह जैसे होते जो आयन नहीं बनाते तो आयोटा 1 हो जाता, लेकिन CaCl2 तो आयोनाइज होता है, आयन बनाता है। कितने आयन बनेंगे यहाँ पे, 3 आयन पॉसिबल हैं, 3 आयन पॉसिबल हैं, तो आयोटा की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 3 पुट कर दोगे। या फिर इसको कैलकुलेट कर लो आप पहले। समझ आई बात, मतलब आपको आयोटा निकालना पड़ेगा क्योंकि ये हमसे निकलवा रहा है, नहीं बोल ही दिया है उसने, अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन तो 3 पुट करोगे।
समझ आ गई बात, दोबारा समझ लो। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इनटू में के एफ इंटू एम, ये है कंप्लीट डिसोसिएशन है। आयोटा की वैल्यू 3 आ जाएगी, के एफ आपको 1.86 दिया ही हुआ है, मोलेलिटी निकाल लो, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको 2 के दे रखी है, तो बस वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो ये पेपर था आपका, कंप्लीट हो गया है ना। 33 क्वेश्चंस हो गए हैं। देख लो मैंने कितना टाइम लिया है, 29 मिनट्स की आपकी पहली वाली वीडियो है और अबाउट 10 मिनट्स की आपकी ये वाली वीडियो बनेगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर को भी ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना, जैसे आज तक पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्का सा भी अगर चेंज किया तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपको नया पैटर्न भी अच्छे से आना चाहिए, आपको पुराना पैटर्न भी अच्छे से आना चाहिए, फिर पेपर आसानी से आपका निकल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।